केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे आप लोग, है ना। सबसे पहले तो ये बताना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, घूमते रहता है। यानी कि इसके आगे हम लोग पढ़े थे, है ना। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 6 पढ़ेंगे आज, है ना। और इसमें आज पढ़ना है हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी। पिछले दिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये पढ़े थे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके। और आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। देखो, कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी और ये बनाता है प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या लिखे, मॉलिक्यूलरिटी ए प्लस बी, जबकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लिखते, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो हम क्या लिखते, अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों में अंतर है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलेंगे, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन known as molecularity. Sum of a stoichiometric coefficient of an elementary chemical reaction known as molecularity of the reaction. और number of particle that must collide with each other to bring an elementary each other simultaneously to bring an elementary chemical reaction known as molecularity of the reaction. ये बुक वाला डेफिनेशन,
और ऊपर वाला फैब्रिकेटेड डेफिनेशन, आसान वाला। होता दोनों एक ही बात है, ये भी सॉल्व होगा इसी फॉर्मेट में। लेकिन यदि लिख देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, और बोर्ड सीबीएसई वाला है, तब ये वाला लिखना, नीचे वाला। और सेमी क्वेश्चन व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में ऊपर वाला, हाँ यूपी बोर्ड में भी है ना, मतलब स्टेट बोर्ड की बात करते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले को चाहिए जो एनसीईआरटी में उसने खुद लिखा है, तो ये लिखा है। रख दिए। देखिए, सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अब इसमें एक नया शब्द आया होगा, एलिमेंट्री, देखेंगे आगे। सिंपल केमिकल रिएक्शन का जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी को कहते हैं मॉलिक्युलरिटी। यदि उसमें केवल ए होता तो मॉलिक्युलरिटी सिर्फ ए ही लिखाता, है ना। और यदि सी भी उधर में कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा था। नंबर ऑफ पार्टिकल दैट मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। बोल रहा है एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ये पार्टिकल कर रहा है। एक्चुअली में चैप्टर के लास्ट होते होते एक थ्योरी आएगा, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट नाम है, ठीक है। ये उसी थ्योरी से ये डिफिनेशन है। तो उसमें क्या कहा गया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग पार्टिकल कंसीडर करेंगे, और ये पार्टिकल जब कोलाइड करेगा आपस में तब कहेंगे कि रिएक्शन हुआ, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। ऐसे वो थ्योरी का अपना एक दो क्लास है। तो यहां पर उसी बात को लिखा गया है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करें, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, है ना। एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जितना पार्टिकल एक दूसरे से क्या करे, कोलाइड करे, कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाए, है ना। रिएक्शन लिखने का मतलब है खाली कोलाइड नहीं करे, उससे प्रोडक्ट भी बने, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग मॉलिक्युलरिटी। लिख लिए सब। अब वहां से बात निकल के आया कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या था। तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप का, एक रिएक्शन को जब हम एलिमेंट्री कहेंगे तो दूसरे को कॉम्प्लेक्स कहना होता है। एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन तो दूसरा कैसा केमिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप known as elementary chemical reaction, or the chemical reaction which occurs in several sequential steps known as complex reaction। sequential एक वर्ड जोड़े हैं यहां पे। होता क्या है कि ए से बी बना और बी से सी बना और सी से डी बना, तो फाइनली ए से क्या बना, डी बना।
तो जो रिएक्शन स्टेप्स में हो, कम से कम 2 स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप में, वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। सच टाइप ऑफ chemical reaction which occurs in single step known as elementary chemical reaction। जो एक ही स्टेप में हो जाए उसको कहते हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। which occurs in more than one step known as कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। लिखिए जल्दी से। यहां पे ए है और ये प्रोडक्ट बन गया सीधा। यहां पे ए है और ए से बी बना स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में ये जो बी बना वो दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो गया। अब वो पार्शियली कंज्यूम भी हो सकता है, कंप्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है। बी से सी बना, स्टेप 3 में सी से डी बना। अब जाके फाइनल रिएक्शन हुआ जिसमें सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो फाइनली ए से क्या बना? डी। ऐसे रिएक्शन को कहेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है, मतलब मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होता है इस केस के लिए। उस केस के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होता है। मॉलिक्युलरिटी डिफाइन फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन बन रही। तो कॉम्प्लेक्स में क्या लिखें? तो कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एनी मीन फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
हो गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। क्या हो जाए, साइड हो जाए। देखो तुमसे आगे वाला बच्चा लिख करके मुड़ी झुका लिया है, तुम अभी तक उतार ही रहे हो। ऐसा तो नहीं कि लिखा ही नहीं। तरीके लिख दिया, गड़बड़ बात। बढ़े, बढ़ जाए। नाउ केमिकल रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से तीन तरीके का होता है। एक यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, और दूसरा, वाह इतना बड़का को टाइप, बाई मॉलिक्यूलर और एक टर मॉलिक्यूलर। लिखेंगे कहाँ, इसलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, सिंपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और तीसरा टर मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अब देखो, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, बाई मॉलिक्यूलर की 2 होगी, और टर मॉलिक्यूलर की मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। मॉलिक्यूलरिटी यदि किसी केमिकल रिएक्शन की 1 है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। और यदि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है तब कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर, और यदि किसी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो क्या कहेंगे, टर मॉलिक्यूलर। अब इसमें एग्जाम्पल एक लिख लो, NH4NO2 N2 प्लस H2O। यहां पर नहीं कुछ है तो कितना है, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1, और रिएक्शन को हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। इफ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी 1, केमिकल रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी 1 known as chemical reaction of molecularity 1 known as यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लिखेंगे यार, सीधा बात है ना। और यदि किसी
केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाए तो बाई मॉलिकुलर क्या कर रहा है जी? हाँ, बदमाशी नहीं करना है। बदमाशी में दिमाग लगा दोगे जी तो फिर दिमाग में कम जाएगा, और बाद में 2 दिन के बाद में पूछोगे कि सर चैप्टर कौन पढ़ रहे थे। है ना? वही कहा होगा उससे पूछने के लिए, वो उतना मूर्ख थोड़े है वो, बगल वाला दिमाग लगाया है ना जी? वो बोलेगा ऐसा। देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 2 और 1, मॉलिक्यूलरिटी 3, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी 3। आप डेटा के हिसाब से किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ है। डेटा के हिसाब से किसी केमिकल रिएक्शन यानी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा यानी 4, 5 ये ऑब्जर्व नहीं हुआ है ना? मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी को एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी किसी रिएक्शन का 0 नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। अरे वाह क्या बात है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, है ना? ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। और होगा क्या क्या? तो भाई बोलो ना सर, तो ये तो कंफर्म ही कर दिए, मॉलिक्यूलरिटी केवल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और लेकिन सर जोड़ के 4 आए 5 आए तो हम करेंगे क्या? वो तो आप बताएं कि सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट a प्लस बी कर देना। लिखो लिखो लिखो, अभी फुर्सते में ना है सब। अब क्या हुआ जी शिवम तुमको? मूडी झुकाए हुए एकदम, काहे एनर्जी लेस जैसा लग रहा है, कोई बात हुआ है क्या? हाँ? पीछे वाला आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, तुम दुख दिखाई दे रहा है। एक चरम पे रहता है खुशी में। आज इससे बाद में मिलेंगे, जाते समय मिलेंगे। उसको जैसे दोनों से मिल लेंगे। हो गया, लिख दिया। यूनिमॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, टर्म मॉलिकुलर, ये डिफाइन उफाइन करने स्टेट बोर्ड वाले को आता रहता है कभी कला, वैसे इसका क्या ही स्कोप है।
अब बात शुरू हुआ कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होता, तो इस रिएक्शन का क्या करें? एक रिएक्शन दे रहे हैं, किताब में है, सरकारी किताब में, उसका मॉलिक्युलरिटी पूछता है। दो तीन पॉइंट लिख दें पहले मॉलिक्युलरिटी का जो बता रहे थे, आते हैं। मॉलिक्युलरिटी फॉर एन एलिमेंटरी केमिकल रिएक्शन, पॉइंट्स में लिखिएगा, एलिमेंटरी केमिकल रिएक्शन 2-3 पॉइंट होगा जी, इज नॉट ऑब्जर्व मोर देन 3। देखिएगा अब जो बात होगा ना वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इतना दूर तक स्टेट बोर्ड में पहुंचा दिए थे, नेशनल बोर्ड में भी ना कह रहे थे। मॉलिक्युलरिटी जनरली कहाँ डिफिनीशन आता है तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड भी थी चदर लिखने। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन नेशनल वाले बोर्ड में आ जाता है। वाटिज नहीं आता, उधर में वाटिज आ जाता है। मॉलिक्युलरिटी फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नॉट ऑब्जर्व मोर देन 3 आ जाएगा, तब क्या करेंगे? वही कंपेटिटिव अप्रोच हो जाएगा। देखिएगा बहुत बात है रे बच्चा। मॉलिक्युलरिटी फॉर ए केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी इज थियोरेटिकल कंसेप्ट लिख दो पहले, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्युलरिटी फॉर ए रिएक्शन नेवर बी 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। है ना? इन सब मॉलिक्युलरिटी के लिए कुछ खास बात लिखो जल्दी जल्दी, सोचना क्या है? ठीक है। अब यदि इस तरह से क्वेश्चन आए कि भाई मॉलिक्युलरिटी for an elementary chemical reaction not observe more than 3 लॉ। जो पढ़े थे वही सवाल आ गया, है ना? जो पढ़े थे कि 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता, ये तो सर बताए थे। अब काहे ऑब्जर्व नहीं होता, ये सवाल हो जाएगा, है ना? तो देखो डिफिनीशन लिखे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कोलाइड विथ ईच अदर साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग आउट ए केमिकल रिएक्शन, है ना? इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल को एक साथ में टकराना संभव नहीं है। वही कारण है ना? देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू कोलाइड more than 3 particle at a time. That is why molecularity not observe more than 3, है ना? जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, कोलिजन,
टक्कर उसी से समझिए, है ना, डीएवी स्कूल के आगे हो गया 2 में मारा मारी। अच्छा, तो जब मारा मारी हुआ तब जो इफेक्टिव होगा वो एक दूसरे को ही मार दिया होगा, या रेयरली कोई तीसरा बीच में आके घुसा चला दिया होगा। अब कहे कि ना ये तो चौथे का आया था उधर से वो मारा है तो इसकी चांसेस कम होता है। पकड़े हुआ था तुम, तुम्हारा भी तुम ही होगा, चाहे तुम्हारे बगल में कोई होगा एक आध घुसा दिया होगा। चौथा जो उधर खड़ा था उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है। सिमिलर टू दैट, याद रखने के लिए एग्जांपल दिए। ये बहुत खत्म टाइप का खतरनाक क्वेश्चन है जिसका जवाब ढूंढे नहीं मिलता है। बोले पढ़े यही थे, अब इसका क्या मतलब हुआ कि नॉट ऑब्जर्व मोर देन 3, तो नॉट ऑब्जर्व मोर देन 3 पढ़े थे ना हम लोग। तो इसका आंसर है कि 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा कोलाइड एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। तो नहीं पॉसिबल ऐसा ना लिखते हैं, देयर आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, चांस बहुत कम है कि चौथा का जो है कुछ किया है ना। देयर आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी to collide more than 3 particle और पार्टिकल किसको बोला जा रहा है? रिएक्टिंग स्पीसीज को, रिएक्टेंट को। देयर आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू कोलाइड मोर देन 3 पार्टिकल और रिएक्टिंग स्पीसीज एट ए टाइम to bring a chemical reaction, an elementary chemical reaction। भाई तो पूछो अब, सर यदि टकरा जाए तब क्या करेंगे? बोलेंगे तब ये एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा और ये केमिकल रिएक्शन स्टेप्स में होगा, है ना। तब ये केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं रह जाएगा, तब स्टेप्स में होगा। ये बनने के बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा, लाइक दैट होगा। लिख दीजिए। अच्छा, ये नॉट ऑब्जर्व का मतलब वेरी रेयर है, ऐसे नहीं कि सर लिखा दिए थे, हो भी नहीं करता है ना। कुछ भी पढ़ने लिखने का फायदा एक ही बात होता है, बोले यस चाहे नो। तो बोले यस और नो के बीच भी बहुत बात होता है। देखिए क्या लिख दिए, ये भी ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है, लेकिन एगो नॉट ऑब्जर्व करके रिजिड हो जाएगा, हो भी नहीं करेगा। एक तो बोलेगा 1-8% चांस है, दैट इज वेरी रेयर। लिखा क्या नहीं दिख रहा है? दिखने के लिए तो बोर्ड लगाए थे, दिख ही नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा? तब तो फिर मेरे वो बोर्ड है ही था, उस पर लिख लिख के 17 फीट लिखते रहते थे हमेशा। पीछे वाला कहता था दिखता नहीं है सर, ऐसे से करता था। नहीं तो चमकने वाला बोर्ड लिखा था तो चमक चमक के दिखेगा। खाली बोल देना है एक बार कि दिखता नहीं है सर। समझ गए बात? यदि 3 से ज्यादा होगा, अब एक एग्जाम्पल है यहां पे पूछ रहा है,
फॉर द रिएक्शन, इसको भी क्वेश्चन ही बनाते हैं, फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी फॉर द रिएक्शन KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 KCl प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस 3H2O। अब बताइए तो, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी पूछा है, हम बना दिए हैं क्वेश्चन। बताओ ना जी। बता पाओगे? ठीक ही बोल रहे बचवा। देखो अभी सिखाए जहां तक, बोलेगा सर इसका जो मॉलिक्यूलरिटी आप सिखाए हैं उसके हिसाब से तो लीजिए हम बता देते हैं 10, लेकिन अभी अभी फिलहाल कहे कि 3 से ज़्यादा वेरी रेयर है। तो जब वेरी रेयर है तो अब क्या करें? ऐसे तो जो पढ़ाई हुआ था वो यही निकालने के लिए कह रहा था, ऐसे और ऐसे काट दिए, जैसे डिफिनीशन है उससे तो होता चाहिए 10 ही ना, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 10 होता नहीं है। तो जवाब क्या लिखे कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? 3 से ज्यादा किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आ जाए, 3 से ज्यादा किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आ जाए तो हम लोग सर्टेनली उस रिएक्शन को लिख देंगे कि इट सीम्स टू ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन occurs in the multiple steps। और सुनते जाओ यदि और डिस्कस करना है, हालांकि इतना लिख करके भी इस रिएक्शन को 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। यदि यही सवाल आया हुआ है, आएगा नया बार नहीं, आया हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी 10 होगा कि मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा कि मॉलिक्यूलरिटी 5 होगा, ये सब ऑप्शन बन जाता है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और है ना कि चारों ऑप्शन के बारे में आप जान रहे हो कि ना जान रहे। चौथा ऑप्शन एक ठो भी लिखा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो टिक कहां लगाना है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। तो यदि किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब एज ए ट्यूटर हम आपको बता रहे 3 से ज्यादा आ जाए, 4, 5, 6 आ जाए, आप सर्टेनली शिफ्ट कर जाइएगा कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉर दिस रिएक्शन इज डज नॉट मीन, मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। Since for this reaction molecularity is seems more than 3, which is very rare, तो अब क्या लिखें? सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैसा रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और अकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स।
पिछले दिन डीपीपी भी दिए होंगे, हमको लगता है उसमें इस तरह का सवाल एक आध वो होगा। हैं? एक था, बनाते आप लोग नहीं, गलती कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, बना लिए। हम वो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आया हुआ रहता है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वही देते हैं। और देखिए कंपटीशन में थिंक ही अलग करना होता है, थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर बढ़ना होता है, सोचिए वैसा, और बाद में सोचने से नहीं होता है, बाद में बहुत देर हो जाता है। अभी जैसे 11th नहीं पढ़े थे, उसका दर्द ब्रह्मा में होता होगा कि अगर हम नहीं पढ़े थे, ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो दर्द में महादर्द हो जाएगा। ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे तो दर्द नहीं, बहुत बड़का दर्द होगा, नहीं तो लगेगा फिर कि सारा कुछ छूटता ही जा रहा है। तो इसी वजह से करें, अब ब्रह्मा में ये सब फिर छोड़िएगा, फिर जब तैयारी में लगिएगा अगले साल, तो वहां भी दर्द यही रहेगा, काश शीघ्रमा ब्रह्मा पढ़ लिए होते। और जैसे कोई दरोगा बनने वाला तैयारी करे, 1.5 इंची हाइट कम रहे, तो वो तो सोचते रहेगा ना जिंदगी भर, काश बाबूजी कहे थे कूदने के लिए, लटकने के लिए, लटक लेते, उस समय लटक भी नहीं किए। तो हो गया, लटकते तब ठीक रहता। अब सुनिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बातें करनी है। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी को अरेंज करना है। ऐसा एकदम से नहीं पढ़ना है कि इसका मॉलिक्यूलरिटी हो भी नहीं करता है, इसके मॉलिक्यूलरिटी को समझने के लिए बातें करनी है। complex reaction, the chemical reaction which occurs in different sequential steps. The chemical reaction which occurs in more than one sequential steps known as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा पॉइंट सुनिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है दूसरे स्टेप में खर्च होता है। अभी देखे होंगे आप, ए से बी बना, बी से सी बना, तो बी जो पहले से बना वही तो दूसरे स्टेप में आकर के ना सी बनाया। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन the product formed in step 1 consumed partially or completely in the next step, in the next step। है ना, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट एक स्टेप में बनता है वो दूसरे स्टेप में पार्शियली या कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ये पार्शियली और कंप्लीटली लिखने का वजह है कि जैसे कि एक स्टेप में एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट बन गया, मतलब ए बी रिएक्ट कर करके सी डी बनाया, तो अगले स्टेप में हो सकता है कि सी ही इस्तेमाल हो आगे बढ़ने में, डी इस्तेमाल नहीं भी हो। दैट इज पार्शियली और कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये क्या लिख दिया, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप सबसे स्लो होगा उसी से उस केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होगा। अब ये कैसे, मतलब सर आप कह दिए हम मान लिए, ऐसे नहीं, देखिए आप ही को बताते हैं। ए से बना, बी से बना सी, सी से बना डी। स्टेप 1 2 3, 1 2 स्टेप 3। फाइनल रिएक्शन क्या हुआ साहब, ए से बना डी। समझना होगा, थोड़ा समझ के रखिएगा। कभी कलाल 2 3 4 साल में एक बार, मतलब क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। देखो हम पूछ रहे हैं, बताना हमको, ये स्टेप 10 मिनट में हुआ, ये स्टेप 25 मिनट में हुआ और ये स्टेप 5 मिनट में हुआ। टोटल टाइम कितना लगा रिएक्शन होने में? तो रिएक्शन होने का समय टोटल 25 मिनट, और जिनका मैथमेटिकली सोच दीजिएगा तो 40 मिनट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पहले पूछा जाता था कि एक धोती सुखाने में 2 घंटा लगता है, तो 5 धोती सुखाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा कि 10 घंटा? 5 एक ही बार पसारे होंगे, ऐसा थोड़े कि एगो पहनते होंगे तो दूसरे का पसारते होंगे। यही वही सिमिलर कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि ए से बी बना और जैसे ही बी बना वैसे ही सी बनना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं होता कि पहले ए से बी पूरा बन जाएगा और तब जाकर के बी से सी बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। साइमल्टेनियसली सारा स्टेप चलने लगता है केमिकल रिएक्शन में, और फाइनली वो ए से डी बना। तो किसको कहोगे इसमें स्लो स्टेप? बोले सर इसी को कहेंगे, 25 मिनट में हुआ वही ना स्लो स्टेप हुआ। तो स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोले ये रिएक्शन कितने मिनट में हुआ सब मिला करके? तो 25 मिनट में। किस स्टेप पे डिपेंड किया? जो सबसे लेट हुआ। ये वैसे है जैसे कि 2 टीम बना दें यहां पे और दोनों को दौड़ने के लिए बोल दें। अब उसमें जीत और हार डिपेंड करेगा कि एगो टीम में एगो लंगड़ा बुतरू है। अब वो वाला टीम में ए और बी है, तो पूरा टीम तो तभी जीतेगा ना जब वो लंगड़ा भी उसके बराबर में, सबके बराबर में दौड़ जाए। सब दौड़ गया और लंगड़ा एगो पीछे रह गया, तो कैसे जीता? टीम तो जीत होगी नहीं टीम की। तो ये केमिकल रिएक्शन में जब तक ये 25 मिनट वाला पूरा नहीं होता तब तक ये केमिकल रिएक्शन पूरा हुआ क्या? दैट इज वाई वी कॉल स्लो स्टेप इज। रुकिएगा, अभी बहुत बात करना है यहाँ पे जी। यहाँ पे एनसीईआरटी में उतना सब कुछ लिखा हुआ ना, एक पेज, कि आप पढ़ के 10 बार थक जाओगे, पार नहीं लगता। वहां पे उतना दूर छोड़ देने का मन करता, उसके बाद चैप्टर पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। समझ लो बढ़िया से, तो बहुत अच्छे से आगे चलोगे। अब हम बोलने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। देखिए बात कैसे घूमता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं? ए से बी तो एक ही स्टेप में हुआ है, तो ए से बी तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बी से सी भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और सी से डी का बनना भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है।
तो बोले सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन छिपा हुआ था, तो अब तो मॉलिक्यूलरिटी इसका भी होगा, नहीं होगा? तब सुनिए कैसे बात किया गया कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, rate of this chemical reaction depends on concentration of reactant involving in second step only. इस रिएक्शन का रेट किस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? तो बोलेंगे बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। और ऐसे केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी स्लो स्टेप के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है सर। उसी स्टेप के जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसका पावर में उठता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। दैट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, चूंकि 25 मिनट है, ये हम और आप नहीं कह सकते थ्योरेटिकली, तो ऑब्जर्वेशन कैसा हुआ? एक्सपेरिमेंटली। तो ये दो क्या हुआ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बन जाती है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर मॉलिक्यूलरिटी। तो देखिए कहां से कहां बातें गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप है वो डिटरमाइनिंग स्टेप है। सबसे स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। इस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसी का कंसंट्रेशन लिखना है, और जो पावर उठेगा उसमें जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही पावर उठेगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होगा, और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी। तो इतना समझने के बाद इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं हम। तो इसके रेट लॉ के हिसाब से रेट बराबर क्या लिखेंगे बता दो? के इंटू बी का पावर, समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसे नहीं सोचना कि 2 आया कहां से सर, अभी इतना छोटा बात नहीं करना है, जो भी रहेगा वो पावर जाएगा, ठीक है? अब यहाँ 1 रहता तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए 2 जानबूझ के लिखे, है ना? ए बी सी कुछ हो रह सकता है ना? अब इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लिखेंगे? इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लिखेंगे? 2। और अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाए, जब इतना सब कुछ दिया रहे, तो कितना लिखेंगे? 2, है ना? इसी वजह से वो 10 आया था, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, उसका स्टेप्स देखने होंगे, स्टेप का स्लो स्टेप देखना होगा। स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा, और उसके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, और वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। इतना सारा बात है, लिखिए, फिर लिख देते हैं 2-4 बात। क्या अमित बाबू क्या कर रहे हैं आप? मतलब हमको देख ही नहीं रहे हैं, आप सीधे कॉपी देख रहे हैं? कोई विशेष बात? ये कॉपी में रख के मोबाइल देख रहे हैं? कभी कभी ऐसे होता है कि घर में सब सोया हुआ बच्चा सोया हुआ ही रहे, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो मोबाइल भी देख रहा हो। लाइट कम करके, एयरपॉड लगा के। हाँ, अभी भी तो नया मामला भी प्रकाश में आया है कि भाई बच्चा को मोबाइल चाहिए 8 GB रैम वाला। मतलब ये कौन जरूरी है जी? तो उसको गेम खेलना है, वो गेम जो खेलना चाहता है उसके मोबाइल पे होता नहीं है, 2 GB वाला ले दिए। अब इसके लिए जो है वो घर पे पूरा
बोला जा रहा है कि भाई इस पे तो वीडियो जो है घूम घूम के आता है, ये घूमते रहता है तो हम पढ़ेंगे कैसे? ये कौन सा समस्या है? तो ये पता लगा कि उसका जो समस्या है कुछ और है, वो घूम रहा है दूसरे वजह से। उसको 6 GB रैम कम से कम चाहिए। तो हम बोले कितना तेज है बताइए, ये बात हमको आज तक नहीं पता चला, ये इतना बच्चा को पता चल गया कि 6 GB रैम वाला में ग्राफिक कार्ड होता है बढ़िया, जिससे कि गेम होता है बढ़िया, ऑनलाइन वाला। ये आप लोग जानते थे जी? अरे वाह। हाँ सोचे कि ऐसे ब्रह्मा में ये सब नया नया बात आ रहा है, तो ब्रह्मो वाला जानता था। अब देखिए क्या क्या लिखना था, बहुत सारा बात लिखना था, वो सब जो बातें ये तो भूल जाएंगे। अभी तक क्या लिखे थे? स्लो स्टेप इज, कैसे वो समझा दिए हम आपको। ये स्लो स्टेप वो खुद लिख के देगा, ये हमें अपने से पता नहीं होगा, है ना। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें तो जनरली स्टेप्स होता ही है, मैकेनिज्म, है ना। इससे वो बना, फिर वो उससे वो बना। तो हम लोग बताते हैं कि जिस स्टेप में आयंस इन्वॉल्व होता है ना, आयंस, वो एक्चुअली में फास्ट होता है, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा होता है वो जनरली स्लो होता है। जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो जनरली स्लो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो थोड़ा स्लो होता है। और जिसमें पोटेशियम और क्लोरीन और सोडियम आयन टाइप का चीज है तो वो तो फास्ट होगा, सबसे फास्ट वही जाएगा जितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं, अभी आपको वैसा कुछ करना नहीं है, वो खुद ही यहाँ पर लिख देगा स्लो स्टेप। और आपको क्या पूछेगा? पूछेगा रेट लॉ लिखिए, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमारा काम तो अब कुछ नहीं है, उस स्लो वही लिखा है, हमको रेट में उसी का कंसेंट्रेशन लिखना है, और उसके जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को पावर में उठा देना है। तो इतना आसान क्वेश्चन हो गया। और स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या लिखें? रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant of slow step only. Rate of complex chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant of slow step only, and also its power raised equal to a stoichiometric coefficient of that reactant only. क्या कर रहे हैं आप लोग, काहे से कर रहे हैं? क्या है? बचा ही नहीं, क्या है बाबू? कोलाइड मत कीजिए बस। कोलाइड
नहीं करना है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। मतलब क्या चाह रहे हैं आप, कुछ चाह रहे हैं क्या? बोलिए। तो ऐसे ही आपकी तरफ पानी लगा है कि नहीं? पानी लगा है जी। वो तो हमेशा लगा रहता है, ये इस पानी से नहीं मतलब है। वो जो बरसात वाला पानी होता है उस तरह का। नहीं नहीं, अभी जो बरसात हुआ है, इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं आपसे, तो आप तो अजीबे फॉर्मेट में हैं। कौन पानी, ई वाला वो वाला। यहाँ तो कोई घर भी धो देता है तो पानी लग जाता है रोड पे, तो इस पानी की बात थोड़े करे। वो बरसात वाली पानी पाटलिपुत्रा की तरफ है पानी। कुर्जी से आने वाला लोग बताएगा काहे मुड़ी पटका है जी। देखो उस कहाँ हम पूछ रहे हैं, तुम देखे समझे कुछ? मूड़ी काहे पटक दिया, पानी लगा था वहां पे। देखिए ये बात भी तुम नहीं सुन रहा है। जैसे रास्ते में आए थे तो पानी था पाटलिपुत्रा में। नहीं, देखो कहाँ लगा है पानी। सब झूठे बोल रहे हैं। तो सूख गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, अब वो ए बी वाला एग्जाम तू जो करना है कर ही ले यार। डिस्टर्ब होते ना दिमाग। एग्जाम्पल सोच के बताना है, क्वेश्चन करना है। टॉपिक माथा वाला है, तुम उसी समय डिस्टर्ब कर रहा है। एग्जाम्पल, अच्छा यहां देखो, NO2 प्लस CO है ना, NO2 प्लस CO। मतलब तुम आगे बैठ के उसका बेंच डिस्टर्ब करने के लिए सोच रहे हो। सोच रहे हो ऐसे ऐसे हिलाएंगे उसको लिखने नहीं देंगे, यही ना सोच रहा जी। अब देखिए ऐसे कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, यहां समझिए। एग्जाम्पल लिखे NO2 प्लस CO प्लस NO। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब इसके स्टेप्स होंगे। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म किसको कहते हैं? जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप्स में दिखाते हो, दैट कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? यदि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप डिफरेंट स्टेप्स में दिखाते हो होते हुए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि चैप्टर के डिफिनीशन ही था कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब देखो NO2 प्लस CO प्लस NO, तो स्टेप 1 NO2 प्लस NO2 शुरू किए हम।
इधर में प्रोडक्ट बना हुआ है एक एनो, तो यहां पर लिख देते हैं NO3 प्लस एनो। देखो तो बराबर है, बैलेंस तो रहना ही चाहिए। स्टेप 2 बता रहे हैं, मतलब ये तुमको आएगा ऐसा नहीं है, ये हम ही बताएंगे, या बुक में लिखा होगा या क्वेश्चंस किया हुआ होगा। NO3 अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पर NO3 लिख देते हैं और प्लस CO लिख देते हैं। प्रोडक्ट में CO होना चाहिए। अब क्या बनेगा ये, NO2 प्लस CO2, 3 1 4। अब ये दोनों स्टेप्स को जोड़िएगा आप, ये स्लो स्टेप भी हम ही लिख दिए। ये दोनों स्टेप को जोड़िएगा तो क्या वो फाइनल स्टेप नहीं आ रहा है, देखिए CO से CO कटेगा, नहीं कटेगा, NO3 से NO3 कटेगा। यही था पार्शियली और कंप्लीटली यूज्ड अप इन द नेक्स्ट स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप 1 में प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे स्टेप में पार्शियली और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो NO3 तो कंज्यूम हो गया और NO रह भी गया, दैट इज पार्शियली कंज्यूम्ड। एगो NO2 इधर है, एगो NO2 इधर है, कट गया। क्या निकल के आ रहा है देखो, NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2। देखो ऊपर वाला रिएक्शन आ गया। अब इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं हमें। तो इस रिएक्शन का तुम लोग नीचे ही लिखना, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो रेट बराबर K इंटू NO2 इंटू NO2। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट था ना दोनों जी, बराबर रेट बराबर क्या लिखेंगे, K इंटू NO2 का स्क्वायर। बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन का 2। तो इस केमिकल रिएक्शन की इतनी मैकेनिज्म देने के बाद यदि मॉलिकुलरिटी पूछ दे तब 2। ऐसे नहीं कि कॉम्प्लेक्सेशन था, हमरा सर बताए थे कि मॉलिकुलरिटी तो कॉम्प्लेक्सेशन का होता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बता दें इसका मॉलिकुलरिटी। अरे मॉलिकुलरिटी पूछ रही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बताओ आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, क्योंकि हर स्टेप तो एलिमेंट्री है। लिख दिया। देखिए पिछले वाला पेपर, उसमें कुछ ऐसा है क्या, क्वेश्चन पेपर देगा तभी ना देखेंगे। अरे गधा, अभी तो तुम कूद रहा है और हमें को क्वेश्चन देते समय तुमको उठा नहीं जा रहा है। लाओ ना जी, लाओ। अरे गधा, कितना बड़ा गधा हो तुम, बताओ।
अच्छा लग रहा है या? सब टिक लगा दिया है पहले से, ऐसा था ही नहीं क्या? ये वो कितना खतरनाक रिएक्शन है यहाँ पे। 13 नंबर, 13 नंबर कैसे बनेगा यदि आज नहीं पढ़िए? एक क्वेश्चन में मॉलिक्युलरिटी है जिन नो मीनिंग वाला ऑप्शन भी है ही है, तो और कितने तरीके से सब बात तो समझाया हुआ है क्वेश्चन के साथ। और एक क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव, 13 नंबर। बड़े बड़े पढ़ो बच्चा पढ़ो, दिमाग लगता है। मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। x2 प्लस बाई 2xy is given below। पहला x2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स, अब बगल में लिखा है फास्ट। दूसरा स्टेप होगा x प्लस बाई 2, इक्विलिब्रियम का साइन है एक्स वाई प्लस वाई, और ब्रैकेट में लिखा है स्लो। तीसरा स्टेप भी है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, और फिर से लिखा है फास्ट। और नीचे सवाल पूछा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। पढ़ लो, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छोड़ने वाला नहीं पीछा। हैलोल्केन चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक में, SN1 SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। यही बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो वही दो रिएक्टेंट पे जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो सेकेंड ऑर्डर होता है, और जब एक ही रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। यही ना पढ़ रहे हैं। E1 E2 SN1 SN2 ये सब नाम जो पढ़ा है 1 2, वो नाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही पढ़ा है। अरे ऑप्शन भी तो देना है। ऑप्शन ए 2 0 1.5 1। कितना हो रहा है तुम्हारा? सही बनाया है। कैसे बना दिया था? अच्छा ये तुम्हारा है, वेरी गुड। लड़का तेज है पढ़ने में, संगति खराब हो गया होगा। देख लिया, लिख दिया। अरे टाइम टाइम भी देखना है हमें। क्या किया जाएगा, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया ना। केवल उतना ही से काम नहीं चलेगा, और भी जानना है क्या। इसमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला भी बात हो गया है। देखो
देखो हम बता रहे हैं, पता नहीं स्लो फास्ट सही लिखा है प्रिंट करने वाला, या कुछ वहां गड़बड़ी होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तीनों जोड़ के तो ऊपर वाला आ रहा होगा, आ रहा है सबको, तीनों जोड़ के, अरे जोड़ना तो तीनों गला। एक वो बात पूछेंगे तो कुछ नहीं, कई सब तो बचा को मिलाना चाहिए, ऐसे भी कट गया x2 प्लस बाई टू, ये बाई बाई से कट जाएगा तो एक्स बाई बन ही गया, क्या x2 प्लस बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई। अब जितना अभी तक तुम पढ़े रेट बराबर क्या लिखते, के इंटू स्लो स्टेप में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, x इंटू बाई टू, पढ़े उतना ही तो पढ़े। अब क्या दिखाई दे रहा है कि रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में बाई टू तो है लेकिन x2 यहां पे नहीं है, तो क्या हम इस x को x2 के टर्म में लिख सकते हैं? और यही कंफ्यूजन का कारण हो रहा है हमारा कि ये इसमें भी तो x2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ गड़बड़ी करके रखा है, हैं? नीचे वाले का कोई काम नहीं है काटने के लिए, प्रोडक्ट तो इसी में बना है। और 2xy भी तो आ रहा है, x by 2xy, है ना, तो स्लो स्टेप का सिर्फ काम होता है। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम है तो हम लोग बनाते कैसे हैं सो सुनिएगा। Kc बराबर लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x बाई इंटू बाई x और क्या बाई 2। समस्या ये आ रहा है कि यहां पर x जो है कुछ गलती किया हुआ है, ऐसे नहीं, x2 तो यहां है, इक्विलिब्रियम उसमें होना चाहिए था, ये स्लो स्टेप होता। एक मिनट यार, सही भी तो कर देंगे तुम लोग, ऐसे वैसे नहीं करो, देखते हैं देखते हैं। कुछ एरर है, पिछले सेशन से एरर है, इसमें एरर है, हम समझ गए। अब देखो इसको सही करने की सोचते हैं, एक मिनट, हमारे साथ आप लोग नहीं कुछ करना, हम क्वेश्चन को ही बना रहे हैं, इसलिए देख लेते हैं। ये ऐसा, अभी भी रेट बराबर के इंटू एक्स इंटू बाई टू ही है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है क्या समस्या? देखते रहो देखते रहो देखते रहो, पेशेंस। इक्विलिब्रियम इसमें तो क्या लिख देंगे, के सी बराबर एक्स इंटू एक्स बाई x2। एक मिनट पेशेंस है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इस x को x2 के टर्म में लिखना है, कोशिश करते हैं। x2 बराबर क्या लिखा जाए, तो बोलेंगे सर x का स्क्वायर लिखिएगा और बाई क्या लिखिएगा, एक मिनट, x का स्क्वायर बाई x2 बराबर क्या निकल के आ गया, kc। तो x स्क्वायर बराबर kc इंटू x2 लिखेंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे, kc इंटू x2 का पावर हाफ, यही लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे या पावर हाफ लिखें। अब ये जो x का वैल्यू है ना, इस रेट लॉ में इंट्रोड्यूस कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 1 ऐसा कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो रेट बराबर क्या आया, तो बोले सर के आया, केसी का पावर हाफ आया और x के जगह पे x2 पावर हाफ और क्या आया बाई 2 आया। अब ये तो सर कांस्टेंट ही था, दैट इज ऐसे लिख देते हैं रेट बराबर के डैश हो गया, यहां पे कांस्टेंट में कांस्टेंट गुना किया तो कांस्टेंट ही आएगा ना, x2 पावर हाफ और बाई 2 पावर 1। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 1.5। कितना खतरनाक था, थोड़ा सा हम इरर कर दिए, क्वेश्चंस में इरर है इसलिए थोड़ा सा गलती भी हुआ, लेकिन उसको सुधार लीजिएगा सब, उसमें भी और कॉपी में भी। बनाइए फिर से समझाते हैं एक बार। ऐसे आईआईटी होता है यार, फ्रेम करना पड़ता है ना, दिमाग को एकदम से जो है ना फ्रेम करना पड़ता है, एकदम दिन रात वही सोचिए, वो चुनता है। और ये सब बिना सोचे समझे प्राइवेट कॉलेज में जो चल जाता है, वो सोचता है कि हमारा सबसे बढ़िया नौकरी लग जाता। तो मतलब हम नहीं कुछ बोले, मतलब सब चाहता है कि बिना आईटी केले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं। एक्सेप्शनल केस तो हमारे बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हर कॉलेज वाला दावा कर रहा है कि भैया यहाँ से 10 ठो प्लेसमेंट हुआ है, 10 ठो प्लेसमेंट हुआ है, और अच्छा HCL और टेस्ला कंपनी लेके गया है। एक्चुअली में देखो होता क्या है ना कि 11th-12th में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो IIT JEE में नहीं हुआ। एक सोचने का तरीका है कि अच्छा JEE में नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देते, हो सकता है बच्चा वहां से पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन ये डिपेंड करता है, बच्चा शुरू कर भी सकता है और 90% चांस है कि शुरू उससे हो ही नहीं पाएगा। वाला कारण क्या है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का जरूरत कहाँ नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ नहीं लगेगा, आयन कैसे बनता है, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसको थर्मोडायनामिक्स का जरूरत कैसे नहीं पड़ेगा, उसको बिना इक्विलिब्रियम का क्या पढ़ेगा। वहां तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ गया, वो देख रहा है तो उसको कुछ बुझाया रहा भी नहीं किया है। अब वो सोच रहा बाप रे इसी को तो छोड़ के भागे थे, तो बाबूजी पैसा दिए तब एडमिशन हुआ, फिर वही कम्मा। और 10% चांसेस है कि फिर वो ऑनलाइन करके ये सब करे, थर्मोडायनामिक्स पढ़े, रमा बरमा का इक्विलिब्रियम पढ़े, रमा बरमा का, तब जाके उस सिलेबस को समझे। तो ये इतना कोई करता अभी कर रहा है कोई, 12वां वाला कोई करता है, 11वां का पढ़े, बाय बाय छोड़िए। अब बताइए वो 4 साल बीएड वाला सिलेबस वैसे ही खींच देना है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर दोस्त को पार्टी वार्टी दे करके यार तू पढ़ता है तू नोट्स बना। अब वो 4 साल के बाद सोचता है कि हमारा सबसे बढ़िया मतलब पैकेज का नौकरी लग जाए, तो लगेगा यार, तुम लोग सोचो। 2 मिनट ये हो गया, एक बार और समझा देते हैं इसको। ये एक्चुअली में थोड़ा सा आया था ये कि एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है जो x2/2 2x/y है। अब इसमें x2 x बना, x+/2 ये बना और x/x ये बना दिया। इसमें एक वो स्टेप रिवर्सिबल का है, पहला वाला स्टेप रिवर्सिबल का दे दिया और दूसरा वाला स्टेप में स्लो लिख दिया, ठीक है। तो जो पढ़ाई हम लोग किए कि रेट बराबर हम लोगों को लिखना है कि जो स्लो स्टेप में केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा उसी के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन इस पे और इस पे डिपेंड किया, तो
ठीक ही तो है। लेकिन अब हमें एक्स मेन रिएक्शन में दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो जो है नहीं उसके कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा? तो उस x को x2 के टर्म में लिखने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल किए। चूंकि इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है तो इसका Kc होता है, तो Kc बराबर प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट दिस वन। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालें और ये x की वैल्यू को हमने मेन इक्वेशन में पुट कर दिया। जब पुट किए तो ये आया, नहीं यही ना पुट किए, x बराबर इतना सब पुट कर दिए इसमें, तो यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर आधा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 आ गया। इसका मॉलिक्यूलरिटी भी पूछ दे 1.5 है ना, चूंकि हर स्टेप इसका कौन सा स्टेप है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आज पूरा क्लास इसी के बारे में था, मॉलिक्यूलरिटी। आप लोग अपने घर पे बोर्ड की तैयारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस जाकर के लिखिएगा। बोर्ड का क्वेश्चन होगा, राइट द डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ये आप करके आइएगा, अभी जल्दी है ना जाने का, तो 4 पॉइंट इसमें लिख के आएंगे डिफरेंस। कॉपी में लिख ही लीजिए, ये सवाल आता ही आता है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, ये जो बाद में कहिएगा सर कुछ गेस दे दीजिए, तो समझिए कि वो गेस क्वेश्चन का लिख ले है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। हम इसका अब अगला टॉपिक, एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया।